Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of May 2020 तो 9 मई 2020 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. तो आज का पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है सी ऑफ गैलीली इज मेनली सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. तो सी ऑफ गैलीली जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में सिचुएटेड है. पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इजराइल एंड जॉर्डन दे शेयर बॉर्डर विद द रेड सी. अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. थिंक ऑफ द आंसर. पॉज द वीडियो. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें सी ऑफ गैलीली इज मेनली सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. तो अगर आप लोकेशन मैप में देखेंगे तो ये जॉर्डन इजराइल में नहीं आएगा, ये इजराइल के अंदर ही कंटेन्ड है. तो इजराइल में ही है, नॉट बिटवीन जॉर्डन इजराइल. तो मेनली इट इज सिचुएटेड इन इजराइल. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इजराइल एंड जॉर्डन दे शेयर बॉर्डर विद द रेड सी. ये भी स्टेटमेंट गलत है. ना जॉर्डन शेयर करता है ना इजराइल शेयर करता है. ठीक है ना. शेयर कौन सा करता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कि विच 6 कंट्रीज आर देयर. आई थिंक 6 कंट्रीज आर देयर विद शेयर बॉर्डर विद द रेड सी. अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि रेड सी से बॉर्डर शेयर करती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस. इनमें से कौन से दो ओशियंस को बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है. फर्स्ट इज आर्कटिक ओशन, सेकंड इज अटलांटिक ओशन, थर्ड इज पैसिफिक ओशन, फोर्थ इज मेडिटेरेनियन सी. तो आपको बताना है कि बेरिंग स्ट्रेट इनमें से किन दो को कनेक्ट करता है. ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4 या 3 and 4. तो सिंपल क्वेश्चन है. वैसे बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है आपका आर्कटिक को पैसिफिक के साथ. तो 1 and 3 विल बी द आंसर. वैसे कनेक्ट करता है ये आर्कटिक को बेरिंग सी से, लेकिन बेरिंग सी जो है वो एक माइनर सी है जो कि आपका पैसिफिक के अंदर कंटेंट है. इस कारण से अगर अपन ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 and 3 विल बी द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है रियाल एंड टोमान. They were in recently in news. They are the currency associated with which of the following countries. तो रियाल एंड टोमान आर वर इन न्यूज. आपको बताना है कि ये किस किस कंट्री से रिलेटेड है. ऑप्शंस आर फर्स्ट इज ईरान, सेकंड इज यूएई, थर्ड इज समथिंग समथिंग एंड फोर्थ इज समथिंग समथिंग. ठीक है, सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो आंसर तो ए और बी में ही कोई था. तो सोच के बताइए. लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए. ईरान इसका आंसर होगा. एक्चुअली रियाल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लूज कर चुका था, तो उन्होंने एक टोमान नई करेंसी बनाई जो कि 10,000 रियाल के बराबर रहेगी. एक टोमान जो रहेगा 10,000 रियाल के बराबर रहेगा. अब 10,000 रियाल के बराबर ही क्यों रहेगा, इसका रीज़न ये था कि 4 जीरो की जो पोजीशन है वो लूज की थी रियाल ने. इस कारण से फिर 10,000 रियाल में एक टोमान, ताकि जो डॉलर और रियाल का जो डॉलर और टोमान है उसका रिलेशन ठीक ठाक हो पाए. क्योंकि एक रियाल में फिर 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रियाल से $1 बन रहा था. तो काफ़ी ज़्यादा वो वैल्यू लूज कर चुका था. इस वैल्यू को थोड़ा घटाने के लिए इन्होंने एक टोमान करेंसी का यूज किया है. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. अब आगे हम मूव करेंगे और आएंगे अपने मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में. तो मैप ऑफ द डे में आज हम जो मैप देखने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बेरिंग स्ट्रेट दिखाने वाला था. यहाँ पे ये देखो आर्कटिक है ना, आर्कटिक ओशन. ये आर्कटिक ओशन है. यहाँ पे चुकची सी भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट. ये जो रीजन है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये जो है ये बेरिंग सी है. ये बेरिंग सी है लेकिन ये पैसिफिक का पार्ट है. तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा. और यहाँ पे ऊपर अलास्का के ऊपर आपको जो सी दिख रहा है उसको ब्योफोर्ट सी बोलते हैं. रशिया के ऊपर ईस्ट साइबेरियन सी बोलते हैं. इन दोनों के बीच में जो यूएसए वाला पार्ट है और जो रशिया वाला पार्ट है, इनके बीच में चुकची सी होता है. याद रखना, ये भी याद रखिएगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और अलूशियन आइलैंड्स, ये अगर आपसे पूछे कि अलूशियन आइलैंड्स कौन से ओशन में है, तो पैसिफिक ओशन का पार्ट है. अलूशियन आइलैंड्स भी पूछ सकता है. ठीक है ना. बेरिंग सी, ये देखो बेरिंग सी जो है ये इसका पार्ट है, पैसिफिक का ही पार्ट है. तो ये आप याद रखिएगा. दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस मैप. तो मैप ऑफ द डे में आज मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे जॉर्डन का, तो जॉर्डन का मैप दिखा देता हूं आपको. जॉर्डन कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे आसपास वो देख लेते हैं. तो जॉर्डन सबसे पहले देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊपर सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. और यहाँ पे सीरिया में एक लोकेशन है गोलन हाइट्स जिसको बोलते हैं. क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, यूपीएससी पूछ चुका है 2015 में कि गोलन हाइट्स कहाँ पे लोकेटेड है. याद रखिएगा सीरिया में ही लोकेटेड है, ये जगह याद रखिएगा. जॉर्डन की जो कैपिटल है इंपॉर्टेंट, अम्मान है. जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है. और आपका जॉर्डन इजराइल के बीच में एक डेड सी नाम की चीज भी आती है. डेड सी में याद रखिएगा जो डेड सी है वो भी यहाँ आती है. और डेड सी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है आपका. अगर आप देखो तो जॉर्डन रिवर भी यहीं से निकलती है. यहाँ की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है, जॉर्डन रिवर भी होगी है. ठीक है, याद रखिएगा. और यहीं पे जॉर्डन के साथ जो एक बेसिकली बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे ऊपर सीरिया हमने देख लिया, इधर इराक शेयर कर रहा है. ठीक है ना. तो इराक शेयर करता है. देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया शेयर करता है. ठीक है ना, सऊदी अरेबिया. और ये गल्फ जो टच करती है नीचे से यहाँ पे, वो है गल्फ ऑफ अकाबा. अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी गल्फ आती है जो इस तरह से घुस के इजिप्ट से टच करते हुए जॉर्डन को टच करती है, तो वो आपकी गल्फ ऑफ अकाबा है. ठीक है ना. तो ये भी आप याद रखिएगा. इसके अलावा और
और जो कंट्री है वो इजराइल एक है जो कि टच करती है, तो इजराइल भी यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इजराइल भी टच करती है इसको, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इजराइल भी यहाँ पे टच करता है। तो इस तरह से आपको मैप मैंने दिखा दिया है ना। और इजराइल में जैसे इजराइल ने इस पार्ट को कवर किया हुआ है, गोल आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बैंक को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन भी जो है इनका वो उन्होंने इजराइल ने ले लिया था, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नीचे गल्फ ऑफ अकाबा हो गया। अब इस मैप को अगर देखो आप तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा भी याद रखेगा, नीचे से डेड सी याद रखेगा, इजराइल और जॉर्डन के बीच में आता है। लेकिन जो आपका मैंने क्वेश्चन ऊपर पूछा था सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली ये यहाँ पर आता है, इसके बीच में आ जाता है, मतलब कि ये पूरा इजराइल में ही हो जाता है, इस कारण से वो आंसर गलत था ऑप्शन, ठीक है ना। तो दिस वॉज द मैप फॉर टुडे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। न्यूज एनालिसिस में सबसे पहली न्यूज है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड एलजी पॉलीमर्स टू डिपॉजिट 50 करोड़ रुपीस। ओके, अब एलजी पॉलीमर्स को जो कि अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम का जो स्टाइरिन गैस लीक हुआ है उस कारण से एनजीटी ने उनको 50 करोड़ रुपीस देने की कहा है। अब एनजीटी ने साइट के, ये दो न्यूज आइटम मैं मिक्स करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ये पेपर में भी दिखाऊंगा। ये एक 14-13 पेज पे न्यूज आई है कि एनजीटी साइट्स आर्केइक लॉ इन गैस लीक केस। अब ये जो 50 करोड़ उन्होंने मांगे हैं, उन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के थ्रू मांगे हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिडंडेंट हो चुका है। ये इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो स्टार्टिंग इसका हुआ था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस 1868 से। तो आगे अपन पूरी हिस्ट्री इसकी देखेंगे। सबसे पहले बताता हूं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो अभी बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का यूज करके एनजीटी ने बोला, लेकिन एनजीटी को ये मालूम होना चाहिए था कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल ऑलरेडी रिडंडेंट घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है ना। तो अब इसको बिल्कुल उठाया जाएगा इस मुद्दे को। अब बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टर्म यूज करने से क्या नुकसान है और क्यों इसको हटाया गया है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक पार्टी अगर एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है किसी इस तरह के लीक के लिए, तो अगर वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगी तो कई जगहों पे उसको कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो एक्ट ऑफ गॉड हुआ या अगर किसी एक्सीडेंट के थ्रू जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, किसी ऐसे एक्सीडेंट के थ्रू अगर वो गैस लीक होती है तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसको कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट लाइबल। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये घाटा हो रहा था कि कई केसेस में जहां पे एक्ट ऑफ गॉड हो रहा था या अनप्रिवेंटेबल एक्सीडेंट के कारण कोई चीज लीक कर रही थी, तो वहां ऐसे केसेस में उनको ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लायबिलिटी नहीं थी। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ओलियम गैस लीक केस जो दिल्ली का हुआ, ओलियम गैस लीक केस हुआ, और 1984 में आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी। तो उसके बाद 1986-7 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से हटा करके आपका जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल रहेगा, ना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो पार्टी है जिस कारण से वो गैस लीक हुआ है, इट विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड इसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो शुरुआत है वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में हुई थी 1868 के। ओके, तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस था, इंग्लिश केस था, जहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी को स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करें तो ये कोई एग्जम्पशन नहीं देता है, देयर इज नो डिफेंस एंड देयर इज नो एग्जम्पशन। लेकिन जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वहां पे एग्जम्पशन थे, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एग्जम्पशन हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको यू आर लायबल टू पे द कंपनसेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, एंड द कोर्ट बेसिकली वही मतलब कोर्ट ही है जो कि क्लियर कर सकता है इसकी लीगल पोजीशन को। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी उन्होंने खुद कहा था कि यही टर्म आपको यूज करना है, लेकिन एनजीटी ने क्या किया है, उल्टा यूज करके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूज किया, ठीक है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब इसी न्यूज में बिल्कुल मौका भी है, दस्तूर भी है, बनता है कि एनजीटी डिस्कस कर ही ले, है ना, बहुत दिन से हमको मौका भी नहीं मिल रहा था। तो एनजीटी का डिस्कशन शुरू करते हैं। एनजीटी बेसिकली स्टार्ट हुआ था एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू। 2010 में एक एनजीटी एक्ट आता है जिसके थ्रू ये बनाया गया था। अब एक्ट के थ्रू बनाया तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर आप अगर मुझसे पूछे कि सर क्या इंडिया पहली कंट्री जिसने एनजीटी लाया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री जिसने एनजीटी लाया। पहली कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री थी न्यूजीलैंड, तीसरी कंट्री थी इंडिया। अब अगर आप पूछो कि एनजीटी को पर्टिकुलरली क्यों लाया गया, तो जो
इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए बेसिकली इसको लाया गया था, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मतलब कितना, क्या कोई टाइम पीरियड है? तो बिल्कुल टाइम पीरियड है, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है एनजीटी को कोई भी केस सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप पूछे कि एनजीटी की कहाँ कहाँ बेंचेस है, मैं बोलूंगा न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच है और इसकी 4 जगह नॉन प्रिंसिपल बेंचेस हैं, जिसको हम सिंपल याद रख सके। एनजीटी है, इन्वायरमेंटल है, तो सीपीसीबी याद रखना, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। तो सी से चेन्नई, पी से पुणे, सी से कलकत्ता, बी से भोपाल। ओके, सीपीसीबी याद रखो, आपको याद रहेगा कहाँ कहाँ इसकी बेंचेस हैं। आगे एनजीटी कौन कौन से केसेस को देखता है, ये मैंने कई बार हाईलाइट किया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि इनमें से कौन सा केस एनजीटी देखता है, कौन सा केस नहीं देखता है। तो याद रखना, एनजीटी 2 केस नहीं देखता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लगेंगे कि देखता है लेकिन नहीं देखता होगा। तो पहले वो बता देता हूं। एक है आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, वो नहीं देखता, उसके केसेस को नहीं देखता। दूसरा आपका फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, 927 और 72, 27 को उल्टा कर दो 72 है ना, तो 27 और 72 दोनों को नहीं देखता है। सिंपल सी बात, फॉरेस्ट एक्ट 1927 को नहीं देखता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को नहीं देखता है। अब कौन कौन से केसेस को देखता है, मतलब कौन कौन से एक्ट्स के केसेस डायरेक्टली एनजीटी के पास जाते हैं, वह है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब देखो, फॉरेस्ट एक्ट 1927 को नहीं देखता लेकिन 80 वाले को देखता है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, तो ये इन केसेस को ये देखता है। अब इसी न्यूज में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो है स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, ये भी अपन अब इतना लीक वीक सब डिस्कस कर ही लिए, तो स्टाइरीन को डिस्कस करने में क्या जाता है। तो स्टाइरीन की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C8H8 आता है। ये डेरिवेटिव है बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, उसका डेरिवेटिव है C8H8, इसका फॉर्मूला है। इसको स्टोर किया जाता है फैक्ट्रीज में एज अ लिक्विड, बट ये इवेपोरेट बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट हैज टू बी केप्ट एट टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं तो ये उड़ जाएगा, क्या भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इसका पॉलिस्टीरीन बनाने में इसका यूज होता है। C8H8N, मतलब उसकी जो N टाइम्स जो उनकी ब्रांचेस हैं उससे ये बनता है, तो ये पॉलिस्टीरीन बनाने के काम में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड स्टीरीन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू प्रोड्यूस कोपॉलीमर्स, तो कोपॉलीमर्स बनाने के काम भी आता है, ठीक है। पॉलीमर फैक्ट्री थी LG पॉलीमर्स जिसको हम कहते हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा। इम्पैक्ट एक्सपोजर का क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सपोज करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, इरिटेशन इन आईज, इनडाइजेशन, नोजिया, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यही सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट था ये। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो था सिडिशन के रिगार्डिंग। अब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी नहीं आई थी, लेकिन सिडिशन का टर्म यूज हुआ था, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए सिडिशन के बारे में। सिडिशन होता क्या है कि सिडिशन आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में डिफाइंड है एज एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से आइदर लिख के या बोल करके, और बाय साइंस या हाथ हिला डुला करके, कोई साइन दिखा करके, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट। तो अगर इनमें से कोई चीज करने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति लिख के, हाथ हिला डुला करके या अदरवाइज कैसे भी, और या फिर एक्साइट करता है वायलेंस के लिए या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको क्लैरिफाई किया था कि ऐसा नहीं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो वो सिडिशन में आ जाएगा, जब तक कि आप इंसाइट वायलेंस के लिए नहीं करते। वायलेंस का इंसाइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जब सुप्रीम कोर्ट देखता है, जब कोर्ट देखता है बेसिकली इसकी लीगैलिटी को किसी व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन क्या है, पुलिस वाले या जो नॉर्मल लेवल पे अरेस्ट करने वाले रहते हैं वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कई बार नॉर्मल अगर एंटी गवर्नमेंट किसी ने बोल दिया कोई चीज़ तो उसमें भी सिडिशन लगा देते हैं, इसीलिए इस एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि इस एक्ट को बिल्कुल हटा देना चाहिए। दिस इज एन ऑब्नॉक्शियस लॉ विच शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसको कर देना चाहिए था। अब बेसिकली पनिशमेंट क्या है कि सिडिशन जो है इसमें एक नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू अ लाइफ टर्म। तो इसमें 3 साल से लेकर के लाइफ टर्म तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट एट ऑल द टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये भी आप याद रखिएगा। इसको ड्राफ्ट जो ओरिजिनल ड्राफ्ट हुआ था सिडिशन का वो थॉमस
मैकले ने किया था 1837 में, ओके, और 1860 में आईपीसी को इनैक्ट किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 124A वाज इंसर्टेड इन 1870, ओके। ओरिजिनली जो लॉ था, आईपीसी जो लॉ है वो, उसका पहले हमने देख लिया कि 1837 में थॉमस मैकले आया, 1860 में आईपीसी को इनैक्ट करता है, लेकिन जो 124A है वो इंसर्ट किया गया था 1870 में, 1870 में। उस समय इसको इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये था कि जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पे रोक लगानी थी उनको, बेसिकली इस कारण से ये किया गया था, ठीक है ना। अब कई लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि क्या जो हेट स्पीचेस हैं वॉलेंट इनके एक्शन को रोकने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, और जो अगेंस्ट है वो ये बोलते हैं कि ये कॉलोनियल लेगेसी है जिसको बंद कर देना चाहिए, और डिसेंट और क्रिटिसिज्म का बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में। तो जो ये सेडिशन एक्ट है इसका चिलिंग इफेक्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, और कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोली है। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जीसीसी नेशंस फेसिंग अ टफ फाइट इन कर्बिंग द वायरस स्प्रेड। तो जीसीसी नेशन जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं इनका बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इनको वायरस को रोकने में, पेंडेमिक जो फैला हुआ है कोरोना वायरस। तो अब बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताना है कि जीसीसी नेशंस कौन कौन से हैं। तो 6 नेशन हैं जो कि जीसीसी के अंदर आते हैं। यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर, बहरेन, ओमान एंड कुवैत हो गया, ठीक है ना। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरेन, ओमान एंड कुवैत, दीज आर द 6 जीसीसी नेशंस। अब जीसीसी क्या है? बेसिकली एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें अरब स्टेट्स हैं पर्शियन गल्फ के, एक्सेप्ट इराक को छोड़ करके आपका इधर वाले नेशंस हैं, ओके। ईरान तो होने का संभावना ही नहीं क्योंकि सऊदी अरेबिया इसको लीड करता है, इसलिए ईरान तो होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए इसमें ईरान है भी नहीं, है ना, याद रखिएगा। अब इसका जो चार्टर है बेसिकली वो साइन कब हुआ था? वो 25 मई 1981 में साइन हुआ था, 25 मई 1981 को साइन हुआ था, और तभी ये फॉर्म हुई थी बॉडी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। अब हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, अब पहले मैं आपको एक बार न्यूज़पेपर में दिखा देता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया है। तो न्यूज़पेपर हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल, एलजी पॉलीमर्स का ये न्यूज़ डिस्कस किया है, सेडिशन केस ये वाला न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जीसीसी भी हमने डिस्कस किया है जो कि ऐसे शब्द में ही आया था, जीसीसी नेशंस फेसिंग अ टफ फाइट। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे एडिटोरियल में, पहला एडिटोरियल है स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिस्कल। ये सी रंगराजन एंड डी के श्रीवास्तव ने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिस्कल। अब इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर ने कहा है कि कई जो IMF हो गया, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रही हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो 1.9% पे होगी, चाइना की ग्रोथ 1.2% पे होगी, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। ऑथर का कहना है कि जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि कितना जल्दी इकोनॉमी ओपन की जा रही है, पहला कि हाउ फास्ट द इकोनॉमी इज ओपन, दूसरा ये कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड ऑल, ओके। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी इकोनॉमी ओपन हो रही है, दूसरा कि क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या किया है कि पूरा जो जीवीए है ना कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है, पहले देखो अपना जीडीपी मेथोडोलॉजी यूज होता था, अब जीवीए मेथड यूज होता है, ओके। तो जीवीए मेथोडोलॉजी में 8 सेक्टर में डिवाइडेड है, ओके, 8 सेक्टर है। ऑथर ने 8 सेक्टर को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है, A, B, C और D। तो पहले तो हम देख लेते हैं 8 कौन कौन से हैं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग पहला है, माइनिंग एंड क्वेरिंग दूसरा है, मैन्युफैक्चरिंग तीसरा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज चौथा है, कंस्ट्रक्शन पांचवा है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा छठवां है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सातवां है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज आठवां है। तो ये 8 हैं बेसिकली जिनको कि ऑथर ने यहाँ पे ए बी सी डी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब ए ग्रुप्स वो एक्टिविटीज का है जो कि लीस्ट अफेक्टेड है जो कि पैंडेमिक से, वो ए ग्रुप में आती हैं। अब ए ग्रुप में देखो अगर आप, तो एग्रीकल्चर वाला डाला गया है और डिफेंस और अदर सर्विसेज है। तो एग्रीकल्चर के लिए ऑथर ये कहता है कि रबी का हार्वेस्ट अच्छा हुआ है, दूसरा मानसून भी अच्छा है, तो आगे आने वाले समय में हार्वेस्ट में कमी नहीं आएगी, एग्रीकल्चर में कमी नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपने कोविड-19 का देखा हो, पैंडेमिक का, तो सबसे ज़्यादा फूड की डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल है वो फूड की डिमांड है, तो फूड की जो एक्टिविटीज़ है वो बंद नहीं होंगी। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि डिफेंस सर्विसेज तो फोरफ्रंट में रही हैं, हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज फोर फ्रंट में है, तो गवर्नमेंट का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं ये सबसे लीस्ट इफेक्टेड है, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर जो ग्रुप डी है, ऑथर ने कहा है कि वो एक्टिविटीज़ है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आएंगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19। इसमें आपका ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल, टूरिज्म। तो आप देखो अगर ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बंद है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको मूवमेंट बंद किया गया है, आपको लॉकडाउन में रखा गया है,
तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आएंगी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। अब ग्रुप बी है वो उन एक्टिविटीज का है विच मे सफर एवरेज डिसरप्शन, मतलब कि जिनमें 50% तक एक्टिविटीज का लॉस होगा। पहला वो था जिसमें 90% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ए जिसमें लीस्ट डिसरप्शन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% का। ग्रुप डी जिसमें सबसे अधिक मतलब कि आपको डिसरप्शन देखने मतलब 70% का डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। अब ग्रुप बी वो हैं जो 50% का जिनमें देखने को मिल रहा है। इनमें आता है क्वेरीइंग हो गया, माइनिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, दूसरी ऐसी यूटिलिटी जो है इनमें 50% तक का आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और ग्रुप सी वो एक्टिविटीज हैं जहां पे अगर थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो वो और ज्यादा ग्रोथ बढ़ा सकती हैं, डिमांड को अगर आप फुलफिल करें तो वो और ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती हैं। उसमें आपका बेसिकली ग्रुप सी में कौन सा आता है, ग्रुप सी में आपको ऊपर हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जिसको थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। अब ऑथर ने कहा है कि डिसरप्शन कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या किया गया है वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया, रिवर्स रेपो को डिक्रीज कर दिया। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन घटता है लेकिन उसके साथ साथ आपका डिमांड और ग्रोथ भी कम होती है। लेकिन अगर वहीं पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज किया गया, इसका मतलब है कि ग्रोथ को स्पर करना चाहता है आरबीआई, और इस कारण से वो चाहता है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़े ताकि डिमांड बढ़े, ताकि इकोनॉमी और आगे बढ़े और फास्ट ग्रो करे। तो इस कारण से आप देखोगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो डिक्रीज हुआ है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने कुछ नई फैसिलिटीज ओपन की हैं, जैसे कि एसएलएफ एमएफ हो गया आपका स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, माइक्रो जो आपका म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने बेसिकली और मेजर्स लाने चाहिए। अब ऑथर का कहना है कि और मेजर्स लाने चाहिए जो कि फिस्कल स्टिमुलस का काम करें, मतलब कि क्या करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि डियरनेस अलाउंस, डीए जो बढ़ा हुआ था उसको रोक दिया है ना, इससे लगभग 37,000 करोड़ की बचत हुई, और ये बचत जो है लगभग 0.6% ऑफ जीडीपी के आसपास आता है। तो ये आप काफी ज्यादा यूज कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पे ऑथर ने बोला है कि देखो इस बार क्या होगा कि कई मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी बोरोइंग करनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोरोइंग करनी पड़ेगी, तभी ऑब्वियसली आप फाइट कर सकते हैं कोरोना वायरस को, है ना। तो इन्होंने 3 लेवल पे फिस्कल स्टिमुलस देने का काम किया है। ऑथर ने 3 लेवल पे फिस्कल स्टिमुलस की बात की है। पहला, रिलीफ एक्सपेंडिचर फॉर प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज, मतलब पहले तो आप उन लोग को पैसा दो जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज है, उनको आप बिल्कुल अनकंडीशनल पैसा दे दो, ठीक है। तो ये फिस्कल स्टिमुलस का काम करेगा। दूसरा है डिमांड सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि ऐसे एक्सपेंडिचर करो जिससे कि डिमांड बढ़े, ओके, डिमांड को बढ़ाने वाले काम करो। तीसरा, बेल आउट फॉर इंडस्ट्री, जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि बंद होने के कगार पे हैं, तो उनको बेल आउट का काम करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये 3 तरीके का फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट को सजेस्ट किए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो मेंस में, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। जीएस 3 में क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए 3 लेवल पे, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड को, देन डिमांड को सपोर्ट करने वाली चीजों को, और बेल आउट्स के लिए भी, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि जो ये बोरोइंग हो, इन तीनों फिस्कल स्टिमुलस को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोरो करेंगी, और बोरोइंग जो होगी वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 6% तक फिस्कल डेफिसिट को ले जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में 4% तक ले जाएगी। और इस कारण से जो आपको बेसिकली जो आपका एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट को फुलफिल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें 3% की लिमिट है, आप उसको ओवरशूट कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको एक्सेस बोरोइंग की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपका मतलब नेट कैपिटल की तरह आ जाए, एफडीआई की तरह आ जाए, एफआईआई की तरह आ जाए, तो इसकी भी आपको कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे आर्टिकल में, जो कि शेपिंग इंडियाज रिस्पॉन्स इन ग्लोबल हिंज मूवमेंट। अब ये इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, शिवशंकर मेनन जो द्वारा ज़रूर लिखा गया है ये आर्टिकल, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बस इसमें एक पॉइंट बताया गया था कि चाइना को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हाउ कैन वी हैंडल चाइना। ओके, तो चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताई गई ऑथर द्वारा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ऑथर ने सबसे पहले बोला कि चाइना को इंगेज करने के साथ आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपको बायलेटरली इंगेज करना चाहिए चाइना को, और जो राजीव गांधी की मेथोडोलॉजी थी 1988 में उसको चेंज करना चाहिए। ओके, तो इंगेज विद देम बायलेटरली, दोनों के साथ बायलेटरली इंगेज करो। दूसरा है कि चाइना को रोकने के लिए जो हमारे नेबर्स हैं, हमको नेबरहुड में बेसिकली अपने अच्छा कमांड रखना चाहिए, ताकि हम चाइना को रेजिस्ट कर सकें, चाइना को रोक सकें, ठीक है ना। आपको एक डायलॉग दोनों के बीच में बनाना चाहिए, दोनों के कोर इंटरेस्ट, मतलब कि उन्होंने कहा है कि एक ऐसा डायलॉग इस्टेब्लिश करो दोनों के बीच में जो कि हमारे कोर इंटरेस्ट को बताए, हमारे डिफरेंसेस को बताए, और हम कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर सकते हैं वो चीज़ें भी बताए। दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। ज़्यादा नहीं था इस आर्टिकल में, इसलिए मैंने आपको बताया
तीसरा जो आर्टिकल है वो है इरेडिकेट इट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इरेडिकेट इट। तो ये सूडान की बहुत पुरानी प्रोसेस है, होती थी जो वहाँ पे, जिसको कि अभी चेंज किया जा रहा है। ये है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो जो फीमेल जेनिटेलिया है उसको म्यूटिलेट करने का काम होता था सूडान में। एंड नाउ सूडान हैज डिसाइडेड टू आउटलॉ दिस प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। दिस अ वेरी गुड डिसीजन। इट्स अ लैंडमार्क विक्ट्री फॉर वुमेन्स राइट। वुमेन्स राइट के लिए एक लैंडमार्क विक्ट्री है जो कि सूडान में देखने को मिली है। एंड दिस डेवलपमेंट फॉलोज द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट्स डिसीजन। अभी क्या था, अभी आप सबको पता है कि सूडान में डिक्टेटरशिप थी जो कि लगभग 30 साल से ओमार अल बशीर के अंदर थी। ओके, और ओमार अल बशीर का जो गवर्नमेंट है वो लास्ट ईयर ही फेल किया है। तो अभी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है जिसने कि डिसाइड किया कि जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है ये प्रोसेस अब बंद कर दी जाएगी। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यूएन ने एस्टिमेट किया कि 87% सूडानीज जो वुमेन है दे हैव हैड देयर एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिमूव्ड और नॉन मेडिकल ग्राउंड्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो याद रखेगा कि 87%। बाहर इतना हल्ला होने लगा है, समझ ही नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है भी या नहीं है। मतलब कि दिस इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द पीपल दैट कुछ भी ऐसा हुआ तो उन्होंने लेके निकलना शुरू कर दिया है ना। तो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आप सबको भी मजाक लग रही है। आप चलो ठीक है, आप शराब के ठेकों की तरफ जो भाग रहे हो ना, आपको थोड़े दिनों बाद ये चीज़ समझ में आएगी। एंड दिस इज़ वेरी पैथेटिक। एंड दिस इंडिया में जो परेशानी होने वाली है, नो वन, बहुत ज़्यादा ये परेशानी बढ़ेगी अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा। दिस इज वेरी इरिटेटिंग एंड दिस इज लिटरली मतलब वेरी इनसेंसिटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो टू ओपन द दीज लिकर शॉप्स एंड ऑल। लॉकडाउन को जब आपका सही सपाट चल रहा था तो आपको क्यों खोलने की जरूरत ही नहीं थी कोई। दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। जो अगली न्यूज है वो है मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स बिगिन एट ऋषिकुल्या रुकरी। तो उड़ीसा की ऋषिकुल्या रुकरी में मास हैचिंग स्टार्ट हो गई है ऑलिव रिडली की। ऑलिव रिडली का वल्नरेबल स्टेटस जो है वो आयुषन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। हैबिटाट इनका वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन है। वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स कहाँ कहाँ के? पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। अरीबाडा, एक अरीबाडा टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनकी सिंक्रोनाइज नेस्टिंग होती है ना, जिस सिंक्रोनाइज तरीके से ये बैठते हैं उसको अरीबाडा बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूज़ बेसिकली मैंने लास्ट पेज से ली है। अब हम लास्ट से पीछे की तरफ थोड़ा चलेंगे। ओके, तो यही क्रम से मैं खुद पेपर पढ़ता हूँ ताकि बोर ना हो। तो ये जो इनका इस तरह से मास नेस्टिंग करते हैं ना, इसको अरीबाडा बोलते हैं। ओके, तो अरीबाडा ये इस तरह से जब लैक्स नंबर में बैठ जाते हैं। फिर ऑपरेशन ओलिविया करके एक ऑपरेशन था जो कि अंडरटेक किया गया था बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया था फॉर टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इनका जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पोचिंग है फॉर मीट, पेट ट्रेडिंग, एक्सीडेंटल किलिंग, और जो घोस्ट नेट्स आते हैं आपके जो छूट जाते हैं ओशंस में उन कारण से भी। देन आपका जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी एक बड़ा रीजन है। इंडिया में जो नेस्टिंग साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडिया की नेस्टिंग साइट्स है होप आइलैंड जो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। होप आइलैंड, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। गहिरमाथा बीच उड़ीसा, अस्टारंगा कोस्ट उड़ीसा, ऋषिकुल्या रिवर जहां पे जिसका आज न्यूज है, और देवी रिवर का माउथ। ओके, तो ये लोकेशंस हैं जो कि आपके ऑलिव रिडली के लिए फेमस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज $500 मिलियन फ्रॉम AIIB। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $500 मिलियन लिया है। अब AIIB जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, याद रखेगा। AIIB की स्टार्टिंग 2016 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। क्या ये केवल मेंबर्स को इन्वेस्ट करता है? तो याद रखिएगा कि रेसिपिएंट्स में इंक्लूड मेंबर और इंटरनेशनल और रीजनल एजेंसीज भी इंक्लूड होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मेंबर्स ही हों, और ज़रूरी नहीं कि एशिया के ही मेंबर्स हों, ये भी याद रखाइए। ज़रूरी नहीं कि एशिया के ही लोगों को इन्वेस्ट करे, और जगह पे भी ये इन्वेस्ट कर सकता है। अब 3 नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जा चुके हैं बाय जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, EBRD यानी कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। इनके साथ इन्होंने 3 नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया हुआ है। बल्क लेकिन जो ऑपरेशन होता है AIIB का वो आपका एशिया में होता है, याद रखेगा। और सीलिंग ऑफ नॉन रीजनल लोन्स जो है, मतलब नॉन रीजनल कंट्रीज को जो ये लोन देते हैं वो 25% तक दे सकते हैं। 75% इनका रीजन में जाता है और 25% तक मैक्सिमम इनका नॉन रीजनल कंट्रीज के लिए लोन जा सकता है। तो ये भी न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ली है। कहाँ से ली है वो यहाँ से लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोस 500। तो न्यूज़ कोई नहीं छूटेगी आपकी, इसका आप निश्चिंत रहिए, चाहे वीडियो कभी भी आए। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, मैं खुद काम में लगा हुआ था, एंड थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम था आज इधर साइड,
तो उस कारण थोड़ा लेट हो गया, बट वी विल बी मैनेजिंग द थिंग्स। यूरोप एंड यूएस मार्क्स 75 ईयर्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो 75 साल हो गए हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर को, यूरोप एंड यूएस ने मार्क किया है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बस, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। एक्सेस पावर्स थी इनमें जर्मनी, इटली एंड जापान। एलाइज पावर थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एंड लेसर एक्सटेंट चाइना। इसमें जीत जो हुई थी वो एलाइज की हुई थी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन की जीत हुई थी। एक्सेस पावर्स हार गई थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। ओके, तो याद रखने का। अगला जो न्यूज़ है, यूएस पुल्स आउट पैट्रियट मिसाइल बैटरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके, तो पैट्रियट मिसाइल की बैटरीज जो है उनको निकाल लिया है यूएस ने। यूएस पुल्स आउट पैट्रियट मिसाइल बैटरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब हुआ क्या था बेसिकली कि उनको लगा था कि ईरान लास्ट ईयर अटैक करने वाला है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया इनका बेसिकली वो है। तो पैट्रियट मिसाइल की जो बैटरी है वो अल खर्ज सऊदी अरेबिया का जो बेस है वहाँ पे उन्होंने ये बैटरीज इंस्टॉल, मतलब ये पैट्रियट मिसाइल इंस्टॉल की थी, उसकी बैटरीज थी। अब उनको उन्होंने पुल कर लिया, उनको निकाल लिया, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो ईरान का खतरा था सऊदी अरेबिया के ऊपर जो मंडरा रहा था, अब वो खतरा टल चुका है। तो दिस इज द थिंग विच यूएसए हैज थॉट। यहाँ पे लिखा है कि 2 ऑफ द एंटी मिसाइल बैटरीज जो कि डिप्लॉय की गई थी वहाँ पे, वो अब दे आर नाउ लीविंग, उनको निकाल दिया गया है। उनको ये लग रहा था पहले कि जो हाउदी रेबल्स हैं यमन के और जो आपकी ईरान है वो अटैक कर सकते हैं सऊदी अरेबिया पे, तो अब वो खतरा उनको टलता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण से उन्होंने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट न्यूज जो है कि वंदे भारत मिशन विल कवर मोर यूरोपियन नेशंस। तो ये न्यूज बेसिकली वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन इंडियंस को जो फंसे हुए हैं बाहर कंट्रीज में, फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड इंडियंस है कोरोना वायरस के टाइम में, उनको इंडिया लाने का है। तो अभी केरला से हम जो आपके गल्फ कंट्रीज है वहां से केरला में वापस ला रहे थे, अब इन्होंने बोला कि यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, स्पेन, ऐसी कंट्रीज से भी हम इंडियंस को जो स्टैंडर्ड है उनको खींचने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर द न्यूज एनालिसिस पार्ट। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि काफी चीजें हमने डिस्कस की, सारी नई चीजें डिस्कस की, पुरानी भी डिस्कस कर ली, और कुछ छोड़ने का बिल्कुल हम कभी प्रयास नहीं करते हैं, चाहे वीडियो लेट बने चाहे जल्दी बने। बैटरी 2% 1% पे आ गई है, सो लाइट का प्रॉब्लम है। लेट मी एंड दिस वीडियो नाउ। दो दिन से लाइट यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, सो दैट इज द रीजन कि बाकी सारी चीज़ें भी, फैसिलिटीज भी बंद हो चुकी हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।